नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। सरकार और किसानों के बीच नहीं बन रही बात, कई दिनों से धरने पर किसान, आखिर कब निकलेगा समाधान। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर साधा निशाना, कहा घटना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली। सतारगंज में प्लास्टिक पार्क को केंद्र से मंजूरी, सिडकुल ने पार्क को विकसित करने के लिए शुरू की तैयारियां। ठंड मौसम में बढ़ी सियासी गर्मी, कोरोना वैक्सीन पर सियासी घमासान जारी, बयानबाजी तेज, विपक्ष ने सरकार पर उठाया सवाल। आज आप कार्यालय का उद्घाटन करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। सोनप्रयाग में नहीं हुआ पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा, वाहनों को पार्किंग करने में हो रही दिक्कतें, यात्रा सीजन में लोगों को उठानी पड़ रही हैं परेशानियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। सर्वधर्म प्रार्थना के तहत संसद भवन की नींव रखने का कार्यक्रम किया गया। नया संसद भवन अगस्त 2022 तक तैयार होगा, सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के नए संसद भवन का निर्माण होने जा रहा है। करीब 971 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे संसद के नए भवन का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। शिलान्यास की शुरुआत गणेश पूजन के साथ हुई। स्थावर जंगमा प्रतिदिनं कुर्यादा मंगलम। आधारशिला स्थापन लग्न काले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। उसके बाद भूमि पूजन हुआ। भगवान विष्णु समेत भगवान वराह के स्वरूप का भी पूजन किया गया। भूमि पूजन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। त्वं ब्रह्मशिला रूपां निष्ठाधरणी स्थिरा। आपको बता दें, 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए जाने का प्रस्ताव है। इसका निर्माण कार्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा किया जाएगा। नई इमारत भूकंप रोधी होगी, जिसमें एक साथ 1224 सांसद बैठ सकेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे, जिन्होंने प्रार्थनाएं की। 2047 के संकल्प के साथ पूरे देशवासियों को चल पड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं। लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले संसद भवन की तस्वीर अब बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली में नए संसद भवन की नींव रखी। आजादी के 75 साल पूरे होने तक ये नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, जो मौजूदा बिल्डिंग से अधिक बड़ी, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं वाली होगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी तो नए संसद भवन से जुड़ी कुछ खास बातों पर आप भी गौर कीजिए। पुराने संसद भवन से इतर नई बिल्डिंग में आधुनिक तकनीक और जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। अगस्त 2019 में मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की ओर से नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव के मुताबिक नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा, जो 4 मंजिला होगा और इसका खर्च 971 करोड़ रुपए आएगा। इस संसद भवन को 2022 तक तैयार किया जाएगा। सभी सांसदों के लिए संसद भवन परिसर में दफ्तर बनाया जाएगा, जिसे 2024 तक तैयार किया जाएगा। नई बिल्डिंग का डिजाइन HCP डिजाइन मैनेजमेंट ने किया है, जो अहमदाबाद से है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया गया है। नई बिल्डिंग में ऑडियो विजुअल सिस्टम, डाटा नेटवर्क फैसिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है।
नई बिल्डिंग में कुल 1224 सांसदों के बैठने की सुविधा होगी। इसमें 888 लोकसभा चैम्बर में बैठ सकेंगे, जबकि राज्यसभा चैम्बर में 384 सांसदों के बैठने की सुविधा होगी। भविष्य में अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो उसकी जरूरत पूरी हो सकेगी। संसद भवन में देश के हर कोने की तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाएगी। नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। लोकसभा चैम्बर में ही दोनों सदनों के सांसद बैठ सकेंगे। संसद भवन की मौजूदा बिल्डिंग को एक म्यूजियम के तौर पर रखा जाएगा। उसमें काम भी चलता रहेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी थी कि पुराने संसद भवन ने देश को बदलते देखा है। ऐसे में वो भविष्य में प्रेरणा देगा। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष होगा, जिसमें भारत के लोकतांत्रिक विरासत दर्शाने के लिए अन्य वस्तुओं के साथ साथ संविधान की मूल प्रति, डिजिटल डिस्प्ले आदि होंगे। मौजूदा संसद भवन को अंग्रेजों ने बनवाया था। 12 फरवरी 2021 को इसकी नींव रखी गई और 1927 में जाकर ये तैयार हुआ। सर एडवर्ड लुटियंस, सर हार्वर्ड बेकर की अगुवाई में संसद भवन की बिल्डिंग तैयार हुई थी, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाता है। तब इस भवन को बनाने के लिए कुल 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। नया संसद भवन केंद्र सरकार की योजना सेंट्रल विस्टा के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और आसपास के इलाकों का नवीनीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन की आधारशिला रखी, जिसके तुरंत बाद ही उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की और भारतीय संसद के नए और भव्य भवन को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही साथ अग्रसर नवीन भारत का एक उदाहरण भी बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नया संसद भवन न्यू इंडिया की भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय गौरव, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगा और ये परियोजना भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए समय पर तैयार होगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 ने उत्तराखंड में भी व्यापक प्रभाव और लोगों के रोजाना संक्रमित होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हर कोई इस वायरस की वैक्सीन के बारे में इंतजार कर रहा है। तो वहीं केंद्र सरकार भी लगातार कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए इस साल के प्रथम तिमाही में कोरोना वायरस की वैक्सीन लाए जाने का दावा कर रही है। लिहाजा सरकार ने वैक्सीन के लाए जाने को लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सरकार द्वारा प्रथम चरण में राज्य की आबादी का 20% लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन दिए जाने की तैयारियां हैं। लेकिन ऐसे में विपक्ष भी चुप नहीं है और लगातार निशाना साधते हुए सरकार की इस बात को खोखला बता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में कैबिनेट में महत्वपूर्ण 29 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें से एक विषय जिसका हर किसी को इंतजार था और वो था कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन पर जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि राज्य में 20% लोगों को कोरोना वैक्सीन प्रथम चरण में दी जाएगी और कोरोना वायरस के पहले चरण के लिए वॉरियर्स और जरूरतमंदों का डाटा भी बनाया जाएगा। यानी कैबिनेट बैठक में वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सरकार की सहमति बनाई गई है। राज्य के अंदर लगातार भारत सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर और लगातार चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्रियों की जो प्रधानमंत्री से बैठक हुई थी उसमें चर्चा हुई, चीफ सेक्रेटरी की अलग से बैठक हुई, स्वास्थ्य विभाग की अलग बैठक हुई। इन बैठक के आधार पर हम लोगों ने जो नीचे तक के सारी तैयारी थी उसको पूरी कर ली गई है। जिला स्तर पर कितने हमें कोल्ड स्टोरेज या किस प्रकार की हमें वैक्सीन रखने के लिए -4 डिग्री तक की आवश्यकता पड़ेगी वो तैयारी है। उसके नीचे तक हमने जो जिला स्तर पर कमेटी बननी थी वो बन गई है, ब्लॉक स्तर पर थी वो बन गई है
और उससे नीचे जो आवश्यकता थी कमेटी बनाने की वो बना ली गई है। स्टेट स्तर पर जो कमेटी थी वो भी बन गई है। इनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जो ट्रेनिंग कराई जा रही है। वैक्सीन को लेकर जो जरूरी दिशा निर्देश भारत सरकार के थे उन सब पर हम लगातार काम कर रहे हैं, ताकि वैक्सीन उपलब्ध होने की स्थिति में हम लोग तत्काल उस सारी वैक्सीन को जिन लोगों को आवश्यकता है उन तक पहुंचाएं। फर्स्ट फेज में 3 कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन देने का निर्णय लिया गया है। एक तो जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उन सबको, एक जो फ्रंट लाइन वर्कर है वो, एक 55 साल से आयु के ज़्यादा वर्ष के वो लोग जो किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो वहीं सरकार के कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात पर विपक्ष भी पीछे कैसे रहता। सरकार की इस घोषणा पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा है कि जैसे बिना पानी के सरकार पानी का कनेक्शन दे रही है, वैसे ही वैक्सीन भी आ जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो गया तो अभी उत्तराखंड सरकार तो जैसे 200 रुपए में पानी का कनेक्शन दे रही है बिना पानी के, जैसे 15 लाख रुपए हमारे आदरणीय मोदी जी ने दिए थे, वैसे ये वैक्सीन जब आ जाएगी तब देखते हैं। अभी तो वो वैक्सीन पश्चिम बंगाल जा रही है घूमने बिहार से, अब उत्तराखंड 2022 तक आ जाएगी, देखते हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए घातक हमले की प्रदेश के पर्यटन सिंचाई धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी निंदा करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करके दंडित करने की मांग करी। सतपाल महाराज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव और नड्डा जी के दौरे से टीएमसी बौखला गई है। ममता को भी अब अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी के काफिले पर जिससे सुनियोजित तरीके से हमला हुआ, उससे टीएमसी की हताशा और बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। महाराज ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इन दिनों बंगाल दौरे पर है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर के बंगाल सरकार का रवैया ठीक नहीं है। जिस प्रकार की लापरवाही बढ़ती जा रही है वह लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का भाजपा के काफिले पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया है, जिसमें बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हुए हैं, जबकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। महाराज ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी गुंडों की इस कायराना हरकतों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। काफिले पर हमला हुआ है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले पर जो हमला हुआ है ये बहुत ही दुखद है, मैं इसको कंडेम करता हूं। वहां पर विजय उत्तराखंड के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक ने नैनीताल में मां नैना देवी के दर्शन किए और अपने अच्छे कार्यकाल के साथ राज्य में नियम कानून का राज होने की प्रार्थना करी। नैनीताल की प्रतिष्ठित मां नैना देवी के दरबार में आज सुबह सूबे के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहुंचे। अशोक कुमार अपनी पत्नी के साथ मां के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना करी। आपको बताते चले डीजीपी इससे पहले नैनीताल में आईजी की पोस्ट पर रह चुके हैं। उन्हें मां नैना देवी पर अटूट आस्था है। डीजीपी ने नैना मां से राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और कानून का राज बने रहने के लिए वो मां के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। महानिदेशक का दायित्व मिलने के बाद, जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार मैं नैनीताल आया हूँ, इसलिए मैंने सपत्नीक मां नैना देवी मंदिर के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया कि उत्तराखंड पूर्णतया कुशल रहे, सुरक्षित रहे, शांतिपूर्ण रहे मेरा कार्यकाल, यही प्रार्थना। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट। सचिवालय में प्रवेश खोलने के लिए किया ट्वीट। आम लोगों के लिए प्रवेश पर रोक के खिलाफ दी है चेतावनी। रोक प्रतिबंध नहीं हटा तो उपवास की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट सामने आया है। आपको बताते चले सचिवालय में प्रवेश खोलने के लिए ट्वीट किया गया है। आम लोगों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ दी है चेतावनी।
रोक प्रतिबंध नहीं हटा तो उपवास की चेतावनी दी गई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट। सचिवालय में प्रवेश खोलने के लिए ट्वीट किया गया। आम लोगों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ चेतावनी। रोक प्रतिबंध नहीं हटा तो उपवास की चेतावनी दी गई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट सामने आया। सचिवालय में प्रवेश खोलने के लिए ट्वीट किया गया। आम लोगों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ चेतावनी दी गई है। रोक प्रतिबंध नहीं हटा तो उपवास की चेतावनी। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मूल मंत्र पर काम कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन को योगी सरकार ने प्रदेश में नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। अब लोग अपने आसपास साफ सफाई को लेकर खासे जागरूक हो चुके हैं। खुले में शौच कभी बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन योगी सरकार के प्रयासों की बदौलत आज हालात बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले ODF घोषित हो चुके हैं। बनारस में लोगों की सोच भी बदली है, सफाई भी बदली है और यहाँ के कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी को भी समझा है। उत्तर प्रदेश की आबोहवा अब बदल गई है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश ने बड़ी भूमिका निभाई है। पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, प्राधिकरण ने स्वच्छता को लेकर सराहनीय कोशिशें की हैं। योगी सरकार ने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देकर गांव से लेकर शहरों तक का कायाकल्प कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है। स्वच्छता पर जोर देकर अब तय वक्त पर कूड़ा निस्तारण होता है। योगी सरकार के विजन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्रीन एनर्जी आज की आवश्यकता है और योगी सरकार 2022 तक 20,000 नलकूपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में आपदा के 7 साल बाद भी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। कार्यदायी संस्था को कई बार प्रशासन की ओर से नोटिस भी दिए जा चुके हैं, बावजूद इसके कार्यदायी संस्था लापरवाह बनी है। वर्षों से कार्य पूरा न होने के कारण यात्रा सीजन में सोनप्रयाग में हजारों की संख्या में पहुंचने वाले वाहनों को पार्क करने में भारी परेशानियां होती हैं, जिस कारण यहां घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ आपदा के समय सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर मोटर मार्ग का जगह जगह नामो निशान मिट गया था। साथ ही गौरीकुंड स्थित बड़ी एवं छोटी पार्किंग भी आपदा की भेंट चढ़ गई थी। आपदा के बाद यात्रा शुरू होने पर वाहन सोनप्रयाग तक ही आए, जिसके बाद शासन ने सोनप्रयाग और सीतापुर में बड़े एवं छोटे वाहनों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग की स्वीकृति दी।
वर्ष 2014 में सोनप्रयाग में पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 70 करोड़ रुपए थी। अभी तक 15 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हो चुके हैं और 54 करोड़ से अधिक निर्माणदायी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को जारी किए जा चुके हैं। लेकिन 6 साल से अभी तक यहाँ मात्र ढांचा ही खड़ा हो पाया है। अन्य कार्य अधर में लटकने से ये ढांचा भी जंग खा रहा है। पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण सबसे अधिक दिक्कतें यात्रा सीजन में देखने को मिलती हैं। मई जून माह में हजारों की संख्या में यहाँ यात्रियों के वाहन पहुँचते हैं, लेकिन पार्किंग न होने के कारण वाहनों को खड़ा करने में भारी दिक्कतें होती हैं। कई बार तो यहाँ घंटों तक जाम लग जाता है। कई बार प्रशासन ने कार्यदायी संस्था को नोटिस भी जारी किए हैं, बावजूद इसके समय पर कार्य पूरा नहीं हो पाया। सोनप्रयाग पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा होने की तिथि पिछले वर्ष ही पूरी हो चुकी है। अवधि बढ़ाने के बाद भी कार्यदायी संस्था लापरवाह बनी हुई है, जिसका खामियाजा यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को यहाँ अन्य प्रकार की सुविधाएं भी मिलनी थी, लेकिन वर्षों से पार्किंग का निर्माण कार्य ही लटका हुआ है। निर्माण निगम की तरफ से बनाया गया 2014 में ये शुरू हुआ था। ये 54 करोड़ का प्रोजेक्ट था। टोटल 70 करोड़ का था। जिसमें हमने जो शॉप्स बनाए, शॉप्स इसमें जिसमें 15 करोड़ बस खर्च हुआ था। उसके बाद बाकी का जो करीबन 54 करोड़ रुपये था, वो ये मल्टी लेवल के लिए अप्रूवल है। वो पैसा हमारे पास अभी है, वो पैसा आ चुका है हमारे पास और ये काम चल रहा है इसका। और इस साल हम यात्रा से पहले इसमें स्लैब का काम करके दे देंगे इस बार 1 विंग। पार्किंग का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी मनोज गोयल ने भी संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारी कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को समय पर पार्किंग का निर्माण पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। हमारा गौरीकुंड तक सोनप्रयाग तक जो हमारा एनएच का निर्माण चल रहा है, उसका पूरा इंस्पेक्शन किया था और जो वहाँ पे कुछ पार्किंग्स वगैरह बन रही हैं, कुछ हमारे शेल्टर्स वगैरह बन रहे हैं, उनका भी पूरा इंस्पेक्शन किया गया था। कुछ कार्य बहुत अच्छी गति से चल रहे हैं, जिनका बहुत तेजी से निर्माण हुआ है। अगले यात्रा सीजन में हमको उनका बहुत लाभ भी मिलेगा। कुछ कार्यों में किसी टेक्निकल कारण से या किसी और अन्य विभागीय कारणों से यदि देरी आई है, तो उसके संबंध में भी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल उनका समाधान करके उन कार्यों में तेजी लेके आए, उन कार्यों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, ताकि यात्रियों को लाभ मिले, यात्रा सीजन में लोगों को लाभ मिले और हमारे ग्रामीणों को भी लाभ मिले। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।